हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th सेकंड बुक चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद। सेकंड बुक का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चन करवाए हैं अपने सेंटर के अंदर, तो आप लोगों को भी ये क्वेश्चन दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये जो 9 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यह है आपका सिलेबस, और किसी को भी अगर नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। पीडीएफ उसके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना क्वेश्चन को। राज्य शब्द से आप क्या समझते हो? ये जो चैप्टर है ना भावनाओं पे आधारित है, आपको समझना पड़ेगा। ध्यान देना, ये 3 लाइन को ही समझाने में 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। शब्द क्या है? राज्य। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोई बिहार राज्य में रहता है, कोई हरियाणा राज्य में रहता है, कोई राजस्थान राज्य में रहता है, कोई महाराष्ट्र राज्य में रहता है। तो ये क्या है? राज्य। ध्यान देना, राज्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्य शब्द से आप क्या समझते हैं? आंसर कह रहा है राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। बिल्कुल सही बात है। यूपी का अपना निश्चित भूभाग है कि भैया इतने क्षेत्र को यूपी कहेंगे। दिल्ली का अपना निश्चित भूभाग क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र को दिल्ली कहेंगे। बिहार का अपना अलग अपना भूभाग क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र को बिहार कहेंगे। तो सही बात बोली गई है पहले इस लाइन में कि राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। बिल्कुल सही बात है। और आगे बढ़ रहा हूं, और उस पर किसी बाहरी राज्य का नियंत्रण ना हो, और उसके ऊपर किसी बाहरी राज्य का नियंत्रण ना हो, यानी कि वो जो राज्य है उस राज्य के ऊपर किसी भी बाहरी देश का कब्जा ना हो, और उसमें रह रहे लोग अपने विकास के लिए एक गठित सरकार के अधीन रहकर अपने अधिकारों का उपभोग करते हों। ध्यान से देना, ध्यान समझना बात को, कि ऊपर कह रहा है कि राज्य का अपना एक भूभाग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने राज्य का बोलकर बिहार, दिल्ली और हरियाणा का एग्जांपल देकर मैंने माइंड में ये तो क्लियर कर दिया आप लोगों का कि भैया एक राज्य का अपना क्षेत्र होता है कि इतने क्षेत्र में ये राज्य कहलाता है। तो भारत का भी तो अपना एक भूभाग क्षेत्र है ना, कि इतने बड़े भारत को, हाँ, इतने बड़े भूभाग क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। तो वही कह रहा है। अब भारत के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना, फिर से लाइन को पढ़ रहा हूं कि राज्य का अपना एक निश्चित भूभाग हो और उस पर किसी बाहरी राज्य का नियंत्रण ना हो, यानी कि उसके ऊपर किसी का कब्जा ना हो। हमारे पास ब्रिटिशों ने कब्जा किया हुआ था ना, तो कब्जा ना हो, और उसमें रह रहे लोग, यानी कि जैसे हम भारत में रह रहे लोग विकास के लिए, यानी कि अपने विकास के लिए एक गठित सरकार, यानी कि हम चुनेंगे गठित सरकार को, सरकार के अधीन रहकर अपने अधिकारों का उपभोग करते हो। अभी कैसे हमने मोदी जी को चुना हुआ है, और वो जिस तरह के नियम और कानून लागू कर रही है हम मान रहे हैं, क्योंकि चुना हमने है। आगे, ऐसी स्थिति को राज्य कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। कई राज्यों से एक राष्ट्र बनता है। कई राज्यों से क्या बनता है? एक राष्ट्र बनता है। अब देख लो, कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र, इनको मिलाकर क्या बना? एक राष्ट्र बना, जैसे हमारा भारत। आगे, राज्य को राष्ट्र के रूप में भी देखा जाता है। राज्य को राष्ट्र के रूप में भी देखा जाता है। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कह रहा है राष्ट्र से क्या अभिप्राय है? ऊपर हमने पढ़ा राज्य, अब हम कह रहे हैं राष्ट्र से क्या अभिप्राय है? राष्ट्र, ठीक है। आंसर कह रहा है राष्ट्र ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं। याद रखना, राष्ट्र ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो जाति की मात्रा देख लेना, जाति, धर्म, भाषा,
संस्कृति, ऐतिहासिक या किसी और बात या बातों की समानता के आधार पर अपने आप को मानसिक तौर पर एक समझे और इकट्ठे रहने में अपने जीवन और संस्कृति आदि को सुरक्षित महसूस करें। राष्ट्र से क्या अभिप्राय है? आशा करता हूं हल्का हल्का समझ तो आ ही गया होगा। अब भारत में देखो ना, अगर मैं भारत की बात बोलूं कि विभिन्न जाति के लोग भारत के अंदर रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं, विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग भारत के अंदर रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग भारत के अंदर रहते हैं, और भारत का अपना एक इतिहास है। अगर देखा जाए तो एक इतिहास है, और इतिहास या किसी और बात या बातों की समानता के आधार पर अपने आप को मानसिक तौर पर एक समझते हैं। हम 28 राज्य, हम मानसिक तौर पे क्या समझते हैं अपने आप को कि हम क्या हैं? एक हैं। एक मतलब हम क्या है? 28 के 28 राज्य के व्यक्ति के मुंह से क्या निकलता है? आई एम भारतीय, इंडियन नहीं, इंडियन शब्द क्या? आई एम भारतीय। तो 28 राज्य के जो लोग हैं अपने आप क्या कहते हैं कि हम क्या हैं? भारतीय, क्योंकि उनकी मानसिक जो व्यवस्था है वो यही है कि हम सारे क्या हैं? एक हैं, और इकट्ठे रहने में ही अपने जीवन और संस्कृति आदि को क्या समझते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। तब हम क्या सारे के सारे इकट्ठे मिलकर क्या बनते हैं? एक राष्ट्र बनते हैं। ध्यान समझ में आई बात? पक्का? अगर डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से कोई एग्जांपल दूंगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना बात को। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन ना बड़े ही खतरनाक हैं। तीनों को स्क्रीन पे ऊपर रखता हूं, ठीक? अब देखो, सुनो। राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए। आज ही क्लास के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोगों को भी समझ में आएगा। कह रहा है आंसर में कि राष्ट्र से अभिप्राय साधारणतः राष्ट्र के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। इसी लाइन में मैंने एग्जाम्पल दिया था। राष्ट्र से अभिप्राय, जो राष्ट्र है, राष्ट्र से अभिप्राय साधारणतः राष्ट्र के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? निष्ठा से लिया जाता है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा। अब एग्जाम्पल सुनो। राष्ट्र की जगह भक्त बोलता हूं। क्या? भक्त। राष्ट्र की जगह मैं क्या बोलता हूं? भक्त। कह रहा है भक्त से अभिप्राय जो भगवान की पूजा करते हैं हम, तो हम क्या कहलाएंगे? भक्त कहलाएंगे ना भगवान के। तो कह रहा है भक्त से अभिप्राय साधारणतः भक्त के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। भक्त के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। यानी कि जो भक्त है कितनी निष्ठा से भगवान की पूजा करता है, उसकी निष्ठा दिखती है ना। उसकी निष्ठा से ही उसकी पूजा दिखती है कि वो जो भक्त है अपनी निष्ठा से पूजा कर रहा है। किसकी? भगवान की। तो उसकी निष्ठा दिखती है। तो वैसे ही निष्ठा एक व्यक्ति की होनी चाहिए राष्ट्र के लिए, वैसी ही निष्ठा एक व्यक्ति में होनी चाहिए। किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए। अब मैं राष्ट्र शब्द को बोलूंगा कि राष्ट्र से अभिप्राय साधारणतः राष्ट्र के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। राष्ट्रवाद की राष्ट्रीयता की भावना के संगठित रूप से अभिव्यक्त करने का एक भावनात्मक ये माध्यम है। भावनात्मक एक माध्यम है। एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर देखा जाए तो सरहद पे जितने भी सोल्जर हैं हमारे, वो राष्ट्र के लिए कुछ भी, इवन हम भारतीय भी जब राष्ट्र की अगर बात आएगी तो अपने राष्ट्र के लिए जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो आगे की लाइन क्लियर कंप्लीट करता हूं। यह शक्ति राष्ट्रीयता को राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए क्या करती है?
प्रेरित करती है। यानी कि ये जो शक्ति है, ये निष्ठा वाली जो शक्ति है, राष्ट्रीयता को राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। तो ये क्या बनता है? राष्ट्रवाद। इसको कहते हैं राष्ट्रवाद, कि एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपनी निष्ठा राष्ट्र में दिखाते हैं, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो वो भावना कहलाती है राष्ट्रवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में, या 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दूंगा कि आप लोग खुद पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और इसके पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर भी है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम है, नीचे वाला भी सेम है। ऊपर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है और नीचे मैंने टू द पॉइंट बॉक्स में लिखा हुआ है। तो आप दोनों में से कोई सा भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका आंसर आपको ये मिलेगा, ये रहा आंसर, ठीक है, बाकी का आंसर नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को पढ़ना है, समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो सारी वीडियो फाइनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आगे आंसर इसका, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसके पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रवाद के गुण और राष्ट्रवाद के दोष, क्वेश्चन ये बड़ा है, अलग अलग आता है, याद रखना। मैंने कंबाइंड किया हुआ इस क्वेश्चन को, मैंने गुण और आंसर एक ही में लिख दिए हैं, लेकिन सेपरेट एक बात पूछी जाती है कि आप गुण बताओ या दोष बताओ, ठीक है। तो ये रहे आंसर इसका, यानी कि राष्ट्रवाद के गुण के ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, और राष्ट्रवाद के दोष, अवगुण, आलोचना या कमियां बोलो, इसके पॉइंट्स ये रहे, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक जो पहुँचा होगा उसको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि लास्ट चैप्टर में, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम फाइनल की तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।